के लेक्चर 4 में 20 प्लस एक महत्वपूर्ण प्रश्न सरल व्याख्या सहित प्रस्तुत हैं। पहला प्रश्न है, किसी शोध में परिकल्पना का निर्माण किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन हैं, दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध स्थापित कर, चरों और उनकी प्रकृति की पहचान द्वारा, अनुसंधान संबंधी आलेख पढ़कर, वरिष्ठ शोधकर्ता से बातचीत द्वारा। पहले जानते हैं कि परिकल्पना क्या है। परिकल्पना शब्द परि प्लस कल्पना दो शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों ओर तथा कल्पना का अर्थ है चिंतन। इस प्रकार परिकल्पना से तात्पर्य किसी समस्या से संबंधित समस्त संभावित समाधान पर विचार करना है। अर्थात हम इन ऑप्शनों में देखते हैं तो उससे पता लगता है कि जो पहला ऑप्शन ए है, दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध स्थापित करना ही परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है, वह अनुसंधान जिसका क्षेत्र बहुत सीमित है, जिनको विशेषज्ञ ना करके शिक्षक ही कर सकता है, व्यवहारिक क्रियाओं में सुधार करना है। तो ऑप्शन है क्रियात्मक अनुसंधान, सहसंबंधात्मक अनुसंधान, अप्रयोगात्मक अनुसंधान, विवरणात्मक अनुसंधान। क्योंकि जो विशेषज्ञ ना द्वारा करके शिक्षकों के द्वारा किया जाता है, तो वह शिक्षक जो है अपने कक्षा की समस्याओं के लिए, अपने स्कूल में समस्याओं के लिए या किसी छात्र विशेष की समस्याओं का समाधान करने के लिए जो अनुसंधान करता है उसे क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्रियात्मक अनुसंधान। तीसरा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूजीसी नेट के लिए अक्सर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। सकारात्मक सहसंबंध में x जो कि एक चर है में वृद्धि अनुगमित होती है। ऑप्शन है y में हास्य से, y में वृद्धि से, ना वृद्धि ना हास्य, y में हास्य ऑब्लिक वृद्धि संयोगवश, यानी चाहे हास्य हो या वृद्धि हो संयोगवश होगा। सकारात्मक सहसंबंध दो चरों के बीच वह सहसंबंध है जहां एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में भी वृद्धि होती है और एक चर में ह्रास होने पर दूसरे चर में भी ह्रास होता है। तो हम देखते हैं कि पहले सवाल में जो लिखा है x चर में वृद्धि हो रही है तो y चर में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि सकारात्मकता की बात कर रहा है। अगर पहला घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी विचारधारा से संबंध नहीं है? ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, बर्डेल रसेल, हेनरी बर्गेंसा, जी.ई. मुरे। इनमें हर्बर्ट स्पेंसर, बर्डेल रसेल, जे.ई. मुरे यथार्थवादी विचारधारा के समर्थक हैं, जबकि हेनरी बर्गेंसा एक आदर्शवादी दार्शनिक थे। अतः इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न है, जब कोई शिक्षक यह कहता है कि मेरे विद्यार्थियों का अपराधपूर्ण व्यवहार मुझमें निहित बुराई की अभिव्यक्ति है, तो वह अनुगमन कर रहा है। ऑप्शन है आदर्शवाद का, वेदांत दर्शन का, यथार्थवाद का, प्रयोजनवाद का। तो वेदांत के अनुसार जिस प्रकार पिता का साया अपने पुत्र में दिखाई देता है, उसी प्रकार एक अध्यापक के आदर्श, विचार, चरित्र एवं उसके ज्ञान की छाया उसके विद्यार्थियों में दिखाई देती है। इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। छठा प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा पक्ष शारीरिक आयाम पर जोर देता है? ऑप्शन विकास की संप्रत्यय, वृद्धि की अवधारणा, परिवर्तन की अवधारणा, अधिगम की अवधारणा। क्योंकि यहाँ पर शारीरिक आयाम पर की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए, सी, डी तो होगा नहीं, क्योंकि वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशीय वृद्धि की प्रक्रिया तथा शारीरिक आयाम पर जोर देता है। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर है,
वृद्धि की अवधारणा। अगला प्रश्न है सेट 1 और सेट 2 से। सेट 1 में है विचारक, सेट 2 में है विचारधारा। ऑप्शन है ए जे अय्यर, विटगेस्टेइन, वर्डेर रसेल, जे ई मूर। ए जे अय्यर जी को तार्किक विधेयवाद से मिलाएंगे, विटगेस्टाइन को भाषाई विश्लेषण से, वर्डेल रसेल को तार्किक परमाणुवाद से, जे ई मूर को नव यथार्थवाद से। इनकी विचारधाराएं ये थीं। अगला प्रश्न है शैक्षणिक संप्रेषण की क्या सीमा है। ऑप्शन है सामाजिक विपणन, विस्तृत अंतःक्रियात्मकता, लागत प्रभाविता और ग्रहण करने वाले की ध्याना अवधि। जो शैक्षणिक संप्रेषण की जो सीमा है वह ग्रहण करने वाले की ध्याना अवधि पर आधारित होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नवा प्रश्न है एक कक्षा अध्यापक द्वारा छात्रों की योग्यता तथा कमजोरी जानने हेतु किया गया एक विशेष विषय वस्तु आधारित परीक्षण कहलाता है। ऑप्शन है अभिक्षमता परीक्षण, पूर्वामानसिक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्थापन परीक्षण। तो आप इसमें गैस कीजिए। तो मैं बताता हूँ आपको। निदानात्मक परीक्षण में अर्जित किए जा रहे ज्ञान में आ रही बाधाओं को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। इसमें प्राप्त सूचनाओं का विस्तृत विश्लेषण करके छात्रों की कमजोरी का पता चल जाता है। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर है। 10वां प्रश्न है अनुसंधानकर्ता टाइप 2 गलती करता है जब वह। ऑप्शन है शून्य परिकल्पना स्वीकार करता है जब वह सत्य हो, शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करता है जब वह सत्य हो, शून्य परिकल्पना को स्वीकार करता है जब वह असत्य हो, शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करता है जब वह असत्य हो। टाइप 1 की त्रुटि में जब वह शून्य परिकल्पना को स्वीकार होना चाहिए किंतु वह अस्वीकार हो जाए तो उसे टाइप 1 त्रुटि या अल्फा त्रुटि कहते हैं। और टाइप 2 त्रुटि क्या होती है? जब वह शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत होना चाहिए, यानी उसका उल्टा अस्वीकृत होना चाहिए किंतु वह स्वीकृत हो जाए तो इसे टाइप 2 या इसका दूसरा नाम है बीटा त्रुटि भी कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही होगा। शून्य परिकल्पना को स्वीकार करता है जब वह असत्य होती है। 11वां प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 से। सूची 1 में है विधा, सूची 2 में है संबंधित क्षेत्र। सूची 1 में है राजनीति, संस्कृति, लोकतंत्र, धर्म। तो मिलाते हैं हम। राजनीति क्या होती है? राजनीति जो है वो सत्ता कायम रखना चाहती है, इसलिए राजनीति को मिलाएंगे सत्ता कायम रखना। और संस्कृति क्या होती है? संस्कृति जो है हमारे व्यवहार और मूल्यों की अभिव्यक्ति आत्मसात करना सिखाती है, तो संस्कृति को मिलाएंगे व्यवहार और मूल्यों की अभिव्यक्ति आत्मसात करना। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जो है वो एक न्याय भावना है, यानी सबके लिए बराबर का दर्जा देना। इसमें हम मिलाएंगे साम्यता और न्याय की भावना बढ़ावा देना। और धर्म क्या है? हमारा जो धर्म है वो मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना होता है, तो धर्म को मिलाएंगे मानवीय मूल्यों का बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है किस स्थिति में कहा जाएगा कि ऊर्ध्वाधर गतिशीलता हुई है? ऑप्शन है जब लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में आते हैं, जब लोग की सामाजिक स्थिति में बदलाव आता है, जब लोग किसी एक स्थिति में वरीय स्थिति में आते हैं, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इसमें बताते हैं ऊर्ध्वाधर गतिशीलता क्या है। जब किसी व्यक्ति या समूह द्वारा एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में गमन होता है तो उसे लंबवत या ऊर्ध्वाधर सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। यह सामाजिक स्तर पहले वाले स्तर को
ऊंचा या नीचा हो सकता है, यानी पहले वाले स्तर से या तो ऊंचा हो या तो नीचा हो। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है वो देखिए, जब लोग किसी एक स्थिति से या में वरीय स्थिति में आते हैं, यानी वरीय का मतलब होता है उच्च लेवल में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जब लोग किसी एक स्थिति में वरीय स्थिति में आते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवस्था की विशेषता तीव्र आत्म अभिज्ञता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। और हम सभी लोग जानते हैं तीव्र आत्म अभिज्ञा क्या होती, किस में होती है? किशोरावस्था में होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक द्वारा विकसित अधिगम के कौन से अधीनस्थ नियम पावलोव के क्लासिकीय अनुबंधन से संबंधित हैं? ऑप्शन है बहुअनुक्रिया, तत्वों की प्रबलता, साहचर्यात्मक अंतरण, सादृश्य द्वारा अनुक्रिया। थॉर्नडाइक द्वारा विकसित अधिगम साहचर्यात्मक अंतरण नियम जो है वो पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही आंसर है। 15वां प्रश्न है, प्रयोगात्मक शोध में वांछित विशिष्ट गुण है? कारक प्रभाव संबंध, मध्यवर्ती चरों का नियंत्रण, प्रदत्तों का जटिल सांख्यिकीय प्रतिपादन या स्वतंत्र चरों में हेरफेर लाना। और हम सभी लोग जानते हैं कि जो प्रयोगात्मक शोध होता है उसमें हम जो हैं वो स्वतंत्र चरों में हेरफेर लाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 16वां प्रश्न है, अभिकथन और तर्क से। अभिकथन है, अनुसंधान परिकल्पना H1 को एक वैकल्पिक परिकल्पना होने के कारण स्वीकार्यता के दायरे में रखना होता है। तर्क है, शून्य परिकल्पना H0 उच्च अल्फा सार्थकता स्तर पर अस्वीकार की गई है, जिससे टाइप 1 त्रुटि की संभावना बिल्कुल नगण्य है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो कथन को देखते हैं पहले हम। अनुसंधान परिकल्पना को एक एक वैकल्पिक परिकल्पना H1 होने के कारण स्वीकार्यता के दायरे में रखना होता है, यह बिल्कुल सत्य है। तर्क देखते हैं। शून्य परिकल्पना H0 उच्च अल्फा स्तर पर अस्वीकार की गई है, जिससे टाइप 1 त्रुटि की संभावना बिल्कुल नगण्य है, यह भी बिल्कुल सत्य है। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली की तुलना में साक्षात्कार एक शोध उपकरण के रूप में क्यों अधिक उपयोगी है? विकल्प हैं व्यक्तिगत और संवेदनशील सूचना प्राप्त करने की इसकी क्षमता, इसके त्रुटि के स्रोत, इसकी कम विश्वसनीयता, साक्षात्कारकर्ता के प्रशिक्षण की आवश्यकता। साक्षात्कार में क्या होता है, व्यक्ति हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है, इसलिए हम उसका व्यक्तिगत और संवेदनशील के द्वारा सूचना प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर है। 18वां प्रश्न है, एक विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य है? मनोविज्ञान की जानकारी का शिक्षा समन्वय, शैक्षिक ज्ञान, शिक्षा विषयक ज्ञान में मनोविज्ञान के अनुप्रयोग, शिक्षा संबंधी ज्ञान का मानवीय व्यवहार अनुप्रयोग। तो हम जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है मानव व्यवहार के परिमार्जन के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन, अर्थात मनोविज्ञान की जानकारी का शिक्षा के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर है, मनोविज्ञान की जानकारी का शिक्षा समन्वय। बहुत ही सरल है। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से समाज के मुख्य संसाधन के रूप में
किसे सामाजिक प्रयोग के लिए प्रयुक्त माना गया? परिवार, विद्यालय, जनसंचार माध्यम, राज्य। तो इन सभी में ऑप्शन में आप जानते हैं कि विद्यालय ही एक ऐसा संसाधन है जो सामाजिक प्रयोग के लिए प्रयुक्त माना गया है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के भेदभाव निषेध का संबंध है? अनुच्छेद 14, 15, 16, 21। तो अनुच्छेद 15 समानता के अधिकार का एक उदाहरण है। यह राज्य को आदेश देता है कि वह किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। इसलिए ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 इसका सही आंसर है। इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न सूची 1 और सूची 2 से, लेकिन मैं आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने एग्ज़ाम को क्रॉस करके अपने अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एक अच्छे प्रवक्ता बने, ताकि आप और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर सकें। और आपको यदि मेरे वीडियो पसंद आते हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और मैं ऐसे वीडियो बना सकूं। तो सूची 1 में हैं गांधी जी, टैगोर, अरविंदो, विवेकानंद। जो गांधी जी थे वो प्राथमिक शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन पर प्रबल दिया था, तो गांधी जी को मिलाएंगे प्राथमिक शिक्षा से। टैगोर जी थे वो प्रकृतिवादी शिक्षा के समर्थक थे, तो इन्हें मिलाएंगे प्रकृतिवादी शिक्षा से। अरविंदो जी थे अनिवार्य शिक्षा से मिलाएंगे इनको। विवेकानंद जी मानव निर्मात्री शिक्षा से मिलाएंगे। तो इसी के साथ मेरा आज का लेक्चर समाप्त होता है और मैं आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की एक बार फिर से कामना करता हूं, और आप सभी को मेरे वीडियो देखने के लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं।